वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। आज हम बात करते हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। किशोर न्याय बालकों से संबंधित जो अपराध है उनके विषय में ये अधिनियम बनाया गया। किशोर न्याय के अंतर्गत दो तरह के बालक आते हैं। पहला विधि का उल्लंघन करने वाले बालक और दूसरा देखरेख और संरक्षकता वाले बालक। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक वो बालक होते हैं जो किसी अपराध को करते हुए पाए जाते हैं और उनकी आयु 18 वर्ष से कम की होती है। और संरक्षक देखरेख और संरक्षक वाले बालक वो बालक होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिनका या तो घर नहीं है या किसी श्रम विधि के उल्लंघन में पाया जाता है, किसी व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, कोई गुमशुदा है, भगोड़ा है, जिसके माता पिता नहीं है, या किसी ने अभ्यर्पण कर दिया हो, किसी ने परित्याग कर दिया हो या उसके साथ कोई लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ हो। इस तरह के जो बालक आते हैं वो देखरेख और संरक्षण वाले बालक आते हैं। इन बालकों के संबंध में जब कोई कार्यवाही की जाती है तो इनके लिए एक समिति और बोर्ड बनाया गया है। किशोर न्याय बोर्ड जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक होते हैं उनके संबंध में जो भी कार्यवाही होती है वो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाती है। और जो देखरेख और संरक्षक की आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनके संबंध में समिति बनाई गई है, बाल कल्याण समिति। ये दोनों अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। अब जब किशोर न्याय के संबंध में कोई भी कार्यवाही की जाती है तब किन सिद्धांतों को वो बोर्ड या समिति अपनाएगा उनके संबंध में आज हम बात करेंगे। ये है अध्याय 2। अध्याय 2 बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत की बात करता है। सामान्य सिद्धांत क्या है, बोर्ड, समिति, सरकार आदि क्या सिद्धांतों को अपनाएंगे, इनके संबंध में बात बताई गई है। धारा 3 अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत, चाहे वो सरकार द्वारा अपनाए जाए, चाहे किसी बोर्ड द्वारा, समिति द्वारा या किसी के भी द्वारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। पहला है निर्दोषिता का सिद्धांत, दूसरा है मर्यादा या गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, पारिवारिक कौटुंबिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, ठोस सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, गैर कलंकारी अर्थ विज्ञान का सिद्धांत, अधिकारों के अत्यजन का सिद्धांत, समानता और भेदभाव न किए जाने का सिद्धांत, एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत, अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थाकरण का सिद्धांत, स्वदेशावर्तन या प्रत्यावर्तन और पुनः स्थापन का सिद्धांत, नए सिरे से प्रारंभ का सिद्धांत, व्यपवर्तन या अपयोजन का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। इस प्रकार ये जो धारा 3 है इसमें किशोर न्याय बोर्ड, समिति, अन्य अभिकरण या फिर कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके द्वारा किशोरों के संबंध में जो सिद्धांत अपनाए जाते हैं वो सारे सिद्धांत इसमें दे रखे हैं। इसमें कुल 16 सिद्धांत दिए गए हैं। इस पर मुख्य परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालकों की देखरेख और संरक्षण के संबंधी सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तब आपको ये सभी 16 सिद्धांतों को लिखना होगा। अब अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर 16 सिद्धांत याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे हम आसान करते हैं। अभी तक में आपने बहुत से श्लोक पढ़े होंगे, अब आपको एक श्लोक और पढ़ना है। नीम भास पासु ठगे अस ए अस नए व्यने, नीम भास पासु ठगे अस ए अस नए व्यने। अगर आपने ये श्लोक याद कर लिया तो यहाँ पर आपको धारा 3 के पूरे सिद्धांत याद हो जाएंगे। चाहे 4 नंबर का प्रश्न आए, चाहे 6 नंबर का प्रश्न आए, आप पूरा आंसर सही करके आएंगे। आपके वर्ड टू वर्ड देखिए। नी से निर्दोषिता, म से मर्यादा, भा भागीदारी, स सर्वोत्तम हित, पा पारिवारिक उत्तरदायित्व, सु सुरक्षा, ठ ठोस उपाय, अ ठोस उपाय गैर कलंकारी
अर्थ विज्ञान, और अत्यजन का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, एकांतता का सिद्धांत, अंतिम अवलंब का सिद्धांत, स्वदेशावर्तन, नए सिरे से प्रारंभ, व्यपवर्तन का सिद्धांत, और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। इस प्रकार इस श्लोक से आप कंटिन्यूअसली इस 16 सिद्धांतों को आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन एक एक सिद्धांतों में क्या क्या बताया गया है। धारा 3 के संबंध में यथास्थिति केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को द्वारा मार्गदर्शित होंगे। यहाँ पर देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बोर्ड हो या अन्य अभिकरण हो, जब वो किशोरों के संबंध में कोई कार्य कर रहे होते तो वो इन सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे। पहला सिद्धांत है निर्दोषिता की उपधारणा। जब कोई बालक अपराधी समिति के समक्ष या बोर्ड के समक्ष या राज्य सरकार के समक्ष लाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो बालक निर्दोष है। किसी अपराध के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय के दोषी नहीं है, तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि वो किशोर या बालक निर्दोष है। दूसरा है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाएगा। यहाँ पर समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाएगा। किसी के साथ जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा सिद्धांत कहता है भाग लेने का सिद्धांत, यानी भागीदारी का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। जब किसी किशोर बालक पर कोई आपराधिक कार्रवाई चल रही होती है तो उस बालक को सुने जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वो अपने संबंध में साक्ष्य दे सकता है और कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। इस प्रकार बालक को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला सिद्धांत है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत ये कहता है बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतया इस विचारण पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण सशक्तता को विकसित करने में सहायक है। बालक के सर्वोत्तम हित से तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये देखा जाता है। धारा 2 के 9 में इसकी परिभाषा दी गई है। बालक के सर्वोत्तम हित से संबंध में उसके मूलभूत अधिकारों तथा आवश्यकता, पहचान, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति करने के लिए किसी भी निर्णय का आधार है। निर्णय के आधार को ही सर्वोत्तम हित माना गया है। उनके सामाजिक भलाई को देखते हुए, उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को देखते हुए उनके लिए क्या निर्णय सही होगा वही उसका सर्वोत्तम हित माना जाता है। अगला सिद्धांत है कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, अर्थात पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसको संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति दत्तक अथवा पालक माता पिता की है। जब कोई बालक, चाहे वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक हो या देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक हो, सभी सरकार, बोर्ड, समिति द्वारा यही निर्णय लिया जाता है कि उसकी पहली जिम्मेदारी उसके पारिवारिक संबंधों पर होती है। कुटुंब में उसका उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पर उसे कुटुंब में सबसे पहले भेजा जाएगा। यदि उसके माता पिता या संरक्षक नहीं है तब समिति द्वारा उसका संस्थाकरण किया जाएगा, अन्यथा पहले उसे अपने परिवार में भेजा जाएगा। अगला सिद्धांत कहता है सुरक्षा का सिद्धांत।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण पद्धति के संपर्क में रहते हुए और उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाने चाहिए। जब भी किसी बालक को बोर्ड या समिति या अन्य अभिकरण में रखा जाता है, तब उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि वो बालक की सुरक्षा करें। उनकी सुरक्षा के संबंध में उन्हें आवश्यक जो भी कदम उठाने पड़े वो उठाएंगे। जैसे आयु के आधार पर अगर बालकों को अलग अलग रखा जाता है या कोई व्यक्ति जिन्होंने जघन्य अपराध किया है और हो सकता है उसके साथ रहने से उस पर बुरा प्रभाव हो, तो उन्हें अलग रखा जाएगा, अर्थात उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अगला सिद्धांत है सकारात्मक उपाय यानी ठोस उपाय। सभी स्रोतों को इसके अंतर्गत वे भी है जो कुटुंब और समुदाय के हैं। कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और इस अधिनियम के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए गतिमान किया जाना चाहिए। यहाँ पर ठोस उपाय के संबंध में देखा जाए तो बालक की जो भेद्यता यानी बालक आयु के आधार पर और उनकी समझ के आधार पर, उनके विकास के आधार पर देखा जाए तो उन्हें उचित वातावरण उपलब्ध कराने का कार्य बोर्ड का होता है। यहाँ पर उनके संबंध में जो भी सकारात्मक उपाय हो वो बोर्ड द्वारा या सरकारों द्वारा लिया जाएगा। अगला सिद्धांत कहता है गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत। किसी बालक से तथ्यार्पित आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर यही कहा गया है कि कलंकात्मक शब्दों का प्रयोग उस बालक के संबंध में नहीं करेंगे। किसी भी बालक को अपराधी नहीं बताया जाता, इसलिए इसमें विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा गया है। अगला सिद्धांत है अधिकारों का अद्वितीयजन न किए जाने का सिद्धांत। बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अद्वितीयजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं है, चाहे इसकी इच्छा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो, और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अद्वितीयजन की कोटि में नहीं आएगा। बालक के किसी भी अधिकार को अगर अद्वितीयजन कर देते हैं तो वो विधिमान्य नहीं होगा, अविधिमान्य होगा। चाहे उसके संबंध में बालक अपनी इच्छा जाहिर करता हो या मांग करता हो या नहीं करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना, यानी अगर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और ऐसा कोई मूल अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अधित्याग कर दिया, अधित्याग नहीं किया है। जब चाहे बालक उस मूल अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला सिद्धांत है समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत। किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर, जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, जन्म स्थान, नस्ल, निशक्तता भी है, किसी भी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी। इसके अंतर्गत जब कोई बालक, चाहे वो बोर्ड के समक्ष आए, समिति के समक्ष आए या किसी सरकार के समक्ष आए या अभिकरण के समक्ष आए, उनके साथ लिंग के आधार पर, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निशक्तता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अगर देखरेख और संरक्षण वाले बालक है तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और अगर वो किशोर अपराधी है, अपचारी है, तो उनके संबंध में उचित उपाय किए जाएंगे। यदि लेकिन बोर्ड अगर चाहता है तो उन्हें उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर अलग भी रखा जा सकता है। अगला सिद्धांत है एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ पर बालक की एकांतता और गोपनीयता से संबंध ये है कि उनका नाम उजागर ना हो, ताकि
आगे चलकर जब वो समाज में वापस मिले तब अपनी नए जीवन की शुरुआत कर सके और कोई भी आपराधिक कलंक उस पर लागू न हो। इस तरह से उनकी एकांतता और गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य बोर्ड का, समिति या जिसके समक्ष भी ऐसा बालक लाया जाता है उन पर होती है। अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थाकरण का सिद्धांत। बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। जब कोई बालक, चाहे वो विधि का उल्लंघन करने वाला हो, चाहे वो देखरेख और संरक्षण वाला बालक हो, तो उनके संबंध में जो भी जांच करनी होती है उसके दौरान और जांच करने के पश्चात उन्हें संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। इसके लिए धारा 43 से लेकर 51 तक में बहुत सी संस्थाएं दी गई है, जिनके संबंध में देखा जाए तो खुला आश्रय, दात्रेय गृह, विशेष गृह, संप्रेषण गृह, बालक गृह आदि बहुत सारे गृह और संस्थाएं बनाई गई है, जिसमें बालकों को उनके उपाय के लिए संस्थागत देखरेख में रखा जाता है। अगला सिद्धांत कहता है संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी स्वदेशानुवर्तन, अपने देश में वापस मिलने का अधिकार। किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो, अधिकार प्राप्त होगा। जब कोई बालक समिति या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है तो उनके संबंध में ये निर्णय लिया जाएगा कि उनका स्वदेशानुवर्तन किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें अपने कुटुंब में मिलाया जाए ताकि वो अपने जीवन की पुनः शुरुआत कर सके, और यदि ऐसा उसके सर्वोत्तम हित में ना हो तो उनका संस्थाकरण किया जा सकता है। नए सिरे से शुरुआत का सिद्धांत। किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेखों को विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब किशोर अपचारी, बाल अपचारी आते हैं तो उनके संबंध में कार्यवाही पूरी हो जाती है तो उनके रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे कोई जघन्य अपराध आदि होते हैं तो उनके संबंध में अभिलेखों को समाप्त नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त किशोरों के संबंध में कोई भी अभिलेख को समाप्त किया जाए ताकि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। अगला सिद्धांत कहता है अपयोजन या व्यपवर्तन का सिद्धांत। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्रवाइयों का अवलंब लिए बिना जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटने के उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक आता है तो उसके संबंध में न्यायिक कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ ये सबसे पहले उपाय किया जाता है कि बालक के संबंध में न्यायिक कार्रवाई ना करके उसके लिए जो सर्वोत्तम हित में हो, उस बालक के और समाज के सर्वोत्तम हित में हो, वैसा उपाय हमें किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अपयोजन के सिद्धांत को अपनाया जाता है। लास्ट सिद्धांत कहता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋजुता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिसके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्विलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाना चाहिए। नैसर्गिक न्याय का अर्थ होता है प्राकृतिक न्याय। जो नेचुरल जस्टिस कहता है उसके अकॉर्डिंग ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे उसे सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, उस पर पक्षपात नहीं होना चाहिए, यदि कोई भूल हो गई हो तो पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उसके अधिकार उत्पन्न है तो उनका पालन किया जाना चाहिए। ये सभी सिद्धांत बोर्ड, अभिकरण, समिति, सरकार आदि के द्वारा अपनाए जाते हैं। इस प्रकार हमने 16 सिद्धांतों को पढ़ा। अब हम वापस देखते हैं इस श्लोक को। नीम भास पासु ठगे अस ए अस नए व्यने। क्या हुआ इसका अर्थ? पहला, निर्दोषिता की उपधारणा, मर्यादा या गरिमा एवं योग्यता का सिद्धांत,
भागीदारी का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, पारिवारिक कौटुंबिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, ठोस या सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, गैर कलंकारी अर्थ विज्ञान का सिद्धांत, अधिकारों के अत्यजन का सिद्धांत, समानता और भेदभाव न किए जाने का सिद्धांत, एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत, अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थाकरण का सिद्धांत, स्वदेशावर्तन, प्रत्यावर्तन और पुनः स्थापन का सिद्धांत, नए सिरे से प्रारंभ का सिद्धांत, व्यपवर्तन या अपयोजन का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। इस प्रकार हमने ये 16 सिद्धांत पूरे किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत याद हो गए हो। धन्यवाद।